तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जैंग ने ग्रीन पाइथन और फायर पाइथन की फाइट को रोकते हुए उनके बीस्ट फॉर्म को इंक स्टोन में ट्रैप कर लिया। साथ ही उन दोनों के फॉर्म्स को चेन पिंग के हवाले कर देता है और अब चेन पिंग के कहने पर वो सुई डायनेस्टी की तरफ रवाना हो गया ताकि बाओपिंग और उसके दोस्तों को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही हमें दिखाया गया कि चेन पिंग ने फाइनली जैंग को अपना डिसाइपल बना लिया है और वो भी पूरे दिल से, यानी कि अब इन दोनों के दरमियान के रिश्ते सुधरने की गुंजाइश थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुई एकेडमी के मास्टर्स की मीटिंग दिखाई गई, जहां पर मास्टर लियू बाओपिंग पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहने लगा कि वो बच्ची काफी ज्यादा बदतमीज है, उसने तो अपनी सोड निकालकर हमारे 3 डिसाइपल्स की धुलाई कर दी। उन 3 डिसाइपल्स में से एक तो मार्क्विस हाई युआन का बेटा था और अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसके चलते मास्टर इतना ज्यादा भड़का हुआ था। दरअसल बाओपिंग उन बच्चों के सामने पहुंच गई थी जिन्होंने ली हुआ को बुरी तरह से बुली किया। उनसे कहने लगी कि बताओ तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरे दोस्त को बुली करो, जल्दी से उसकी सारी चीजें वापस करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर उसमें से एक लड़का तो स्ट्रॉ सैंडल को आग लगाने की धमकी देने लगा। दरअसल ये सैंडल चेनपिंग ने ही ली हुआ को बना के दी थी। वो बंदा उससे कहता है कि जल्दी से हम तीनों के सामने घुटनों पर आकर रहम की भीख मांगो, तभी जाकर तुम्हें लिनहुआ की चीजें वापस मिलेगी। जो सुनते साथ ही बाओपिंग ने गुस्से में आकर अपनी तलवार से उन तीनों की धुलाई करना शुरू कर दी। भले ही उसने तलवार म्यान से बाहर नहीं निकाली थी, लेकिन ये सोड काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर मास्टर लियू बताने लगा कि मेरे सबसे बड़े ग्रैंडसन ने बाओपिंग से बात करने की कोशिश की, लेकिन लिन शुआ ने तो बीच में आकर उसकी भी धुलाई लगा दी। दरअसल एल्डर लियू सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था, असल कहानी तो कुछ और ही है। दरअसल एल्डर लियू का ग्रैंडसन किसी को समझाने नहीं आया था, बल्कि वो तो इन बच्चों को मारने आया था। इसलिए लिन शुआ एक प्रोटेक्टर जैसे उनका सामना करने के लिए खड़ा हो गया। लिन शुआ उनसे कहने लगा कि बस एक लड़की को मारने के लिए तुम तीनों यहाँ चले आए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सुई डायनेस्टी के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा घटिया होंगे। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये डाली डायनेस्टी है और यहाँ पर तुम्हारी मनमानी चलेगी, लेकिन ये है हमारी सुई डायनेस्टी और यहाँ पर हम आउटसाइडर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी ग्यूकिन को प्ले करते हुए थंडर से हमले करना शुरू कर दिए। हालांकि लिन शुआ साइड में हटते हुए उस पर अपनी एनर्जी से अटैक कर देता है। यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी में एक जोरदार क्लैश हो गया और इसी दरमियान उस बंदे ने अपनी ग्यूकिन को प्ले करते हुए लिन शुआ पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। वहाँ पर काफी तेजी के साथ थंडर बरस रही थी। हालांकि लिन शुआ ने उस बंदे के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। मगर इसी दरमियान लिन शुआ पर भी एक बाकी बची थंडर रिलीज हो जाती है जिसे वो काउंटर नहीं कर पाया और इसी थंडर की वजह से लिन शुआ बुरी तरह से घायल हो जाता है। और अब हमें दोबारा से उन्हीं मास्टर्स की मीटिंग दिखाई गई, जहाँ पर मास्टर वांग एल्डर लियू से कहने लगे कि तुम्हारे हिसाब से लिन शुआ ने तुम्हारे ग्रैंडसन की पिटाई की, लेकिन लिन शुआ ने जो कुछ भी किया वो बस अपने साथियों को डिफेंड करने के लिए किया। इतना ही नहीं, जब लिन शुआ बुरी तरह से घायल था तभी जनरल पान के बेटे ने उस पर अचानक से हमला कर दिया और गाइस उस बंदे के अटैक की वजह से लिन शुआ और भी ज्यादा घायल हो चुका था। वो बंदा उससे कहने लगा कि तुम डाली डायनेस्टी के बारबेरियंस हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ पर हुक्म चलाओगे, लेकिन हमारी सुई डायनेस्टी में तुम्हारी एक न चलेगी। और इतना ही नहीं, उस बंदे ने तो लिन शुआ पर थूक भी दिया, जो कि लिन शुआ की गरिमा पर एक गहरी चोट थी। एल्डर लियू कहने लगा कि भले उस बंदे ने लिन शुआ पर अटैक किया, मगर उसके बाद उस बच्चे के साथ क्या हुआ ये तो तुम्हें पता ही नहीं होगा। दरअसल शियू नाम की बंदी ने उस बच्चे की काफी तगड़ी धुलाई कर दी। वो तो सिर्फ बाओपिंग की अटेंडेंट है, तो फिर उसने हमारे डिसाइपल्स पर हमला क्यों किया? जिस पर मास्टर वांग कहने लगे कि सुई डायनेस्टी के डिसाइपल्स रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बाहर से आने वाले डिसाइपल्स को बुली करे। जिस पर लियू कहने लगा कि इन्हीं डिसाइपल्स के घर से हमें काफी सारी मदद मिलती, इन्हीं नोबल फैमिलीज की वजह से हमारी सुई एकेडमी काफी ज्यादा प्रॉस्परस है, लेकिन अब डाली डायनेस्टी के लोगों की वजह से यहाँ पर झगड़े हो रहे। मैं तो कहता हूँ कि उस सेंट जीशांग के सभी डिसाइपल्स को यहाँ से भगा देना चाहिए, तभी जाकर हमारी एकेडमी में दोबारा से शांति प्रस्तापित होगी। लेकिन मास्टर वांग ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये तो होने से रहा, वो तीनों बच्चे जीशांग के डिसाइपल है और वो यहीं पर रह के पढ़ाई करेंगे। भले इन दोनों मास्टर्स के खतरनाक झगड़े हो रहे थे, लेकिन मास्टर शाओडोंग काफी ज्यादा रिलैक्स है। जिसके बाद वो कहने लगे कि ऐसे अचानक से बच्चों में झगड़े नहीं हो सकते, जरूर से कोई तो है जो यहाँ पर मुश्किलें खड़ी करना चाहता। साथ ही एल्डर साइजिंग का काम था हमारी एकेडमी को गार्ड करना, लेकिन उसने भी इन डिसाइपल्स के झगड़े नहीं छुड़ाए। हो सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, या फिर डाली डायनेस्टी के इंपीरियल
एडवाइजर सुई जैंग की ये सारी साजिश होगी। शायद वो बंदा डाली की एकेडमी और सुई एकेडमी में दरार पैदा करना चाहता। और उतने में वहाँ पर एक और मास्टर की एंट्री हो गई। वो इन तीनों को बताने लगा कि चांगिंग नाम का डिसाइपल बाओपिंग और उसके दोस्तों से मिलने गया है। साथ ही उस बंदे ने लिन शुआ की मेडिसिन का भी खर्चा उठाया। और अब हमें चांगिंग नाम का बंदा दिखाया जाता है। दरअसल सभी डिसाइपल्स इसे लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थे, क्योंकि ये बंदा सुई डायनेस्टी के एम्परर का हाई रैंकिंग वाला ऑफिशियल था। यानी कि इन डिसाइपल्स की लड़ाइयों के बारे में सुई डायनेस्टी के एम्परर को भी पता चल चुका है और इसलिए उसने ही चांगिंग को यहाँ भेजा था। और अब चांगिंग लिन शुआ के सामने जाकर बताने लगा कि मुझे अफसोस है तुम इतनी बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन मैं 1-2 दिन में एक अच्छा सा ट्रेजर भेजकर तुम्हें कंपनसेट करूंगा। साथ ही साथ लिन हुआ से भी ट्रेजर देने का वादा करता है, लेकिन लिन हुआ ने इसके लिए तुरंत ही मना कर दिया। जिसके बाद वो बाओपिंग से कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट और बहादुर हो, लेकिन अकेडमी में लड़ाई झगड़े करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि यंग मिस बाओपिंग इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल देगी। अगर आपने दोबारा यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं किया तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। हालांकि कोई भी चांगिंग से बात नहीं करता, इसलिए वो चुपचाप से वहाँ से रवाना हो गया। अब उसके वहाँ से जाने के बाद लिन हुआ कहने लगा कि मेरे ख्याल से मैंने जाकर उस बंदे के सामने माफी मांगनी चाहिए। आफ्टर ऑल मेरी वजह से ये सारा मसला हो गया। जो सुनते साथ ही बाओपिंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। उसे कह रही थी कि आखिर तुम किस बात के लिए माफी मांगोगे? अगर जूनियर अंकल चेनपिंग और इन मास्टर शेन यहाँ पर होते तो वो भी तुम पर भड़क जाते। जो सुनते साथ ही लिन हुआ ने तुरंत ही रोना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मेरी वजह से लिन शुआ इतना बुरी तरह से घायल हो गया और अभी भी ये मसला हल नहीं हुआ। हो सकता है कि वो लोग तुम पर भी अटैक करें। मुझे खुद के लिए डर नहीं लगता, मैं तो उनकी मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर गलती से तुम्हें कुछ हो गया तो फिर चेनपिंग जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन बाओपिंग उसे समझाने लगी कि तुमने कोई गलती नहीं की और इसी वजह से तुम किसी के सामने कोई माफी नहीं मांगोगे। अगर जूनियर अंकल चेनपिंग यहाँ पर होते तो वो भी तुम्हें यही बोलते, बिना गलती के हमारा सिर कभी झुकना नहीं चाहिए। मगर लिन हुआ तो पूरी तरह से टूट गया था। वो कहता है कि इस एकेडमी के लोग काफी ज्यादा ईवल हैं। अगर चेनपिंग यहाँ पर होता तो शायद हमारे साथ ऐसी सारी चीजें ना होती। और उतने में शियू वहाँ पर पहुँच जाती है। वो लिन हुआ से कहने लगी कि तुम तो हमारी छोटू से जनरल हो, तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। वहीं दूसरी तरफ चांगिंग जब वहाँ से वापस जा रहा था तब यूलो उसके पास से गुजर गया और फिर थोड़ी देर में यूलो भी इन लोगों से बात करने के लिए पहुंच गया। उनसे पूछता है कि बताओ अगर चेनपिंग यहाँ पर होता तो क्या करता? तो लिन हुआ और बाओपिंग उसे बताने लगे कि अगर चेनपिंग यहाँ पर होता तो पहला उन लोगों से बात करता। उनकी आदत है बात करके मसले को हल करो, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी चेनपिंग को तेवर दिखाए तो फिर चेनपिंग उनकी पंचिंग बैग बनाने में जरा भी देर नहीं लगाता। जो सुनते साथ ही यूलो तुरंत वहाँ से रवाना हो गया। वो कह रहा था कि अब मैं ही इस मसले को हल करूंगा। चेनपिंग यहाँ पर मौजूद नहीं तो उसके एब्सेंस में तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है और आज के बाद ऐसा ही होगा। मेरे होते हुए कोई भी तुम लोगों को बुली नहीं कर सकता। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ग्रीन पाइथन को देख पाते हैं, जिस पर सवार होकर चेनपिंग ने एक लंबा सफर तय कर लिया। वेल यहाँ पर शाओटोंग चेनपिंग से कहने लगा कि तुम्हारे घर जाने के बाद मुझसे झाड़ू पोछा मत लगवाना, वरना मेरे दोस्त मेरा काफी ज्यादा मजाक बनाएंगे। आगे चलकर मुझे वाटर घोस्ट का लीडर बनना है और ये काम झाड़ू पोछा करने से नहीं होने वाला। वेल रास्ते में चेनपिंग शाओटोंग के साथ भी प्रैक्टिस करता था ताकि वो अपनी स्किल्स को निखार पाए। मगर शाओटोंग चेनपिंग के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, जिसके चलते वो शाओटोंग के सामने एक पंच भी टिक नहीं पाता। साथ ही साथ शाओटोंग बताने लगा कि मैं वाटर गॉड का काफी अच्छा दोस्त हूँ, मेरे जितना क्लोज दोस्त से कोई और होगा ही नहीं। जो सुनते साथ ही फायर पाइथन उससे कहने लगी कि तुम वाटर गॉड को नहीं जानते, वो बंदा तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। जो सुनते साथ ही शाओटोंग उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि चुड़ैल लड़की, भला तू भाईचारा क्या जाने। तूने मास्टर चेनपिंग के सामने मुझे वाटर गॉड का चमचा बोला, जिससे मेरी इमेज खराब हो गई। अब मास्टर यहाँ पर है इसलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा, वरना अभी के अभी निगल लेता। बेचारी फायर पाइथन तो डर के मारे चेनपिंग के पीछे जाकर छुप जाती है। वहीं पर शाओटोंग उससे कहने लगा कि मैं तुझे बस एक ही शर्त पर जिंदा रख सकता, तुझे हमारे मास्टर चेनपिंग का बिस्तर गर्म रखना होगा। अब ये सुनते साथ ही चेनपिंग ने उसे जोरदार फटका लगा दिया। वो शाओटोंग से कहता है कि दोबारा कभी ये फालतू की बकवास मत करना, चलो अब मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। और इस बार चेनपिंग ने शाओटोंग को अपने एक ही पंच में नीचे पटक दिया। दरअसल शाओटोंग ने जानबूझकर इस अटैक को काउंटर नहीं किया था ताकि वो चेनपिंग को थोड़ा सा खुश कर पाए। वो चेनपिंग की तारीफें करते हुए कहने लगा कि मास्टर आप तो महान हो, आपके एक ही मुक्के में 10वीं रेलम वाले कल्टीवेटर जितनी पावर होगी। जिसके बाद तुरंत ही चेनपिंग के सामने घुटनों पर जाकर बैठ जाता है। वो कह रहा
था मास्टर, मैंने आपके लिए 2 बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। पहली तो ये कि मैंने अपनी आजादी छोड़कर आपको अपना मास्टर बनाया, और दूसरी ये कि अभी तक मैंने इस बेवकूफ लड़की को डिवावर नहीं किया। तो प्लीज क्या आप इन कुर्बानियों के बदले मुझे ड्रैगन गोल्ड स्टोन दे सकते हो? जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि हाँ, घर जाते साथ ही मैं तुम दोनों को एक एक गोल्ड स्टोन दे दूंगा। जो सुनते साथ ही शाओटोंग कहने लगा कि आपने ऑलरेडी इस गुस्ताख लड़की को एक गोल्ड स्टोन दे दिया है, अगर इसे एक और दोगी तो फिर इसके पास 2 हो जाएंगे, इसलिए मुझे भी 2 चाहिए। चेनपिंग कह रहा था अच्छा तो तुम्हें 2 चाहिए, अब तो तुम्हें एक भी नहीं मिलने वाला। तो फाइनली शाओटोंग एक ही गोल्ड स्टोन लेने के लिए राजी हो गया। वेल, इन दोनों पाइथन के साथ चेनपिंग का सफर काफी अच्छे से गुजर रहा था। जब रात के समय ये लोग आराम करने रुके तब शाओटोंग चेनपिंग से कहने लगा कि मास्टर आप काफी ज्यादा कंजूस हो, अगर ऐसी ही कंजूसी दिखाओगे फिर आपको कोई बीवी नहीं मिलने वाली। कोई लड़की कंजूस बंदे से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बस आप इशारा करो और मैं आपके सामने लड़कियों की लाइन लगवा दूंगा। इनफैक्ट वो तो आपके लिए तोहफे भी लेकर आएगी। इतना ही नहीं, आपको ढेर सारा दहेज भी मिलेगा। लेकिन चेनपिंग ने इसके लिए मना कर दिया। साथ ही चेनपिंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसे देखते साथ ही थरकी शाओटोंग समझ गया कि चेनपिंग किसी से प्यार करता है। वो कहता है मास्टर, अगर आपकी पर्सनालिटी को देखा जाए तो आपकी गर्लफ्रेंड जरूर से बेवकूफ होगी, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ समझदार लड़की तो आपके प्यार में नहीं फंसने वाली। और अब ये दोनों पाइथन चेनपिंग से पूछने लगे कि बताओ आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। और उसी वक्त चेनपिंग निंगयाओ को मिस करने लगा। उसे याद आता है कि निंगयाओ तो खाना पकाना भी नहीं जानती थी। इनफैक्ट चेनपिंग को अच्छा लगता था कि निंगयाओ के लिए वो खाना बना रहा। वो इन दोनों को बताने लगा कि उस लड़की ने हमेशा मेरी मदद की। इतना ही नहीं, उसने तो अपना सबसे स्पेशल डैगर मेरे हवाले किया था। और सच बताओ तो वो पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे थे, जिन्हें मैं आज तक भूल नहीं पाया। जो सुनते साथ ही ये दोनों पाइथन उसे आगे की कहानी पूछने लगे, जिस पर चेनपिंग कहता है आगे कुछ नहीं हुआ, मैंने उसका डैगर उसे वापस कर दिया। अब ये सुनते साथ ही शाओटोंग ने चेनपिंग को गालियां बकना शुरू कर दी। वो कह रहा था मास्टर, आपकी जितना बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। अब तो आप यूँ समझ लो कि वो बंदी आपके हाथ से चली गई, वो दोबारा तो नहीं मिलने वाली। मगर कोई बात नहीं, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते साथ ही चेनपिंग उससे कहता है कि अब चुपचाप से सोने चले जाओ। और अब रात के समय शाओटोंग फायर पाइथन से कहने लगा कि मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने शादी कर लेनी चाहिए, तो क्यों ना तुम ही मेरी बीवी बन जाओ। जो सुनते साथ ही फायर पाइथन ने तुरंत ही उसकी तरफ पीट कर ली। तो शाओटोंग उससे कहता है कि तू एक नंबर की बेवकूफ है, देख तो इतने अच्छे दुल्हे के लिए मना कर रही, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? अरे नहीं, मैं तो बस दहेज के तौर पर तुमसे वो गोल्ड स्टोन लेना चाहता था, जो कि मास्टर चेनपिंग तुम्हें देने वाले हैं। वही दूसरी तरफ चेनपिंग को बाओपिंग और उसके दोस्तों की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। और अब सीन शिफ्ट होकर हम चांगिंग को देख पाते हैं, जो कि लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। और उसी वक्त यूलो उससे मिलने पहुंच जाता है। उसने वहाँ आते साथ ही स्टोन की एक पाउच चांगिंग की तरफ थ्रो कर दी। वो कहता है कि तुमने जो मेरे दोस्तों को मेडिसिन दी थी ये उसकी कीमत है। जो सुनते साथ ही चांगिंग उससे कहने लगा कि वैसे तो मैं तुम्हारे दोस्तों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था, मैंने सोचा कि ये उनकी पहली गलती है तो उन्हें माफ कर दिया जाए, लेकिन अब तुमने यहाँ आकर मेरा इरादा बदल दिया। जिस पर यूलो कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम्हारा असली मकसद क्या था। तुमने वहाँ से जाते हुए बोला था कि सड़ी हुई लकड़ी पर कार्विंग नहीं की जाती, यानी कि तुम इस मसलों को भूलना ही नहीं चाहते थे, तुम्हें तो बस अगले मौके की तलाश है। जिस पर चांगिंग कहने लगा कि डैली के बारबेरियंस के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और इसी तरह से इन दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। वेल, चांगिंग अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए यूलो पर मुसलसल अटैक करने लगा, मगर यूलो ने बड़ी ही तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए उस पर एक जोरदार लात जड़ दी। साथ ही साथ उसकी तलवार को भी चांगिंग के हाथ से झटका देता है। और फिर इन दोनों ने एक दूसरे पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसमें चांगिंग कमजोर पड़ते हुए पीछे की तरफ पुश हो जाता है। इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल ब्रश को एक हेवी वेपन में तब्दील करते हुए यूलो के साथ दोबारा से भिड़ चुका था। मगर यूलो की कॉम्बैट स्किल इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि वो एक बार फिर से चांगिंग पर भारी पड़ गया। उसने चांगिंग के हर एक अटैक को काउंटर करते हुए उसकी तगड़ी धुलाई करना शुरू कर दी, जो देखकर ही चांगिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतना ही नहीं, यूलो ने तो बड़ी ही तेज मूव के साथ चांगिंग का स्पिरिचुअल ब्रश भी उसके हाथ से छीन लिया। हालांकि चांगिंग समय रहते अपनी तलवार को उठा लेता है। वेल, यहाँ पर चांगिंग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड
मुसलसल तरीके से उस पर रिलीज करने लगा, लेकिन यूलो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो दुगनी रफ्तार के साथ चांगिंग की हर एक सोड अटैक को नाकाम कर रहा था। और गाइस मानना पड़ेगा यूलो की स्किल वाकई गजब की थी। इसी दरमियान चांगिंग अपनी फ्लाइंग सोड्स उस पर रिलीज कर देता है, मगर यूलो यहाँ से वहाँ भागते हुए इन सोड अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगा। तो अब इससे निपटने के लिए चांगिंग ने अपने एक स्क्रिप्चर को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एनर्जी की काफी सारी स्ट्रिंग्स रिलीज हो रही थी, जो कि सीधे यूलो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और वहीं पर यूलो ने भी सीधे जाकर उस सोड एनर्जी की तरफ छलांग लगा दी। यहाँ पर उसने चांगिंग के वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर एक जबरदस्त लात के साथ उसने चांगिंग को बड़ी ही जोर से फ्लोर पर पटक दिया। इतना ही नहीं, यूलो तो सीधे इसे जान से मारना चाहता था, लेकिन तभी एक मास्टर ने बीच में इंटरफेयर करते हुए चांगिंग को बचा लिया। वेल ये है मास्टर साइजिंग, और ये सुई एकेडमी का गार्डियन था। वो यूलो से कहने लगा कि अभी तक तो जवानी का रंग तुम पर ठीक से चढ़ा भी नहीं, लेकिन तुमने अभी से ही ब्रूटैलिटी की हर एक लिमिट को क्रॉस कर दिया। जिस पर यूलो जवाब देते हुए कहने लगा कि इसके चमचों ने हमारे ली हुआ की क्ले फिगर्स पर कब्जा कर लिया, जो कि अभी तक उसे वापिस नहीं मिले। इसने बाओपिंग के बारे में भी काफी सारी बकवास करी, और इसी की वजह से लिन शुआ पर भी हमला हुआ था, इसलिए इस बंदे ने हमसे माफी मांगनी चाहिए। मगर भला मास्टर साइजिंग डैली के बंदे की बातें क्यों सुनेंगे? उसने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। अब ये देख यूलो भी कहाँ ही पीछे रहने वाला था, उसने भी अपनी पावर्स को अनलिश कर दिया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूलो दरअसल छठी realm का कल्टिवेटर है, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। मास्टर साइजिंग उससे कहने लगा कि एकेडमी के रूल्स की वजह से मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अपाहिज तो जरूर करूंगा। जिस पर यूलो कह रहा था, मास्टर मुझ पर कोई रहम मत दिखाना, मैं तो चाहता हूँ कि आप अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करो, कोई कसर बाकी मत रखना। और गाइस सच बताओ तो ये बंदा मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा, इसका एटीट्यूड कूल था और ये राइचसनेस को फॉलो करता है। वेल यहाँ पर मास्टर साइजिंग ने उस पर अपनी मल्टीपल सोर्ड्स रिलीज कर दी थी, जिसे यूलो अपने एक ही पंच के साथ काउंटर करने लगा। भले ही यूलो काफी देर तक इन सोर्ड के अटैक को काउंटर कर रहा था, मगर इन दोनों की कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है, जिसके चलते यूलो उन फ्लाइंग सोर्ड्स की वजह से घायल हो गया था। मगर यूलो अभी भी पीछे नहीं हटता, उसने एक बार फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया, जो देख साइजिंग समझ जाता है कि ये बंदा बस उसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाए। और इस तरह से एक बार फिर से इन दोनों में जोरदार क्लैश हो गया, जिसमें यूलो बुरी तरह से घायल होकर टावर के बाहर पटका गया था। उसने देखा कि साइजिंग उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जैंग को देख पाते हैं, जो कि सुई एकेडमी में पहुंच चुका था। और उतने में स्मॉल टाउन का एल्डर लियार उसके सामने पहुंच जाता है। उसे देखते साथ ही जैंग ने उसके सामने रिस्पेक्ट पेश की। गाइस ये एल्डर लियार कोई और नहीं बल्कि लिन हुआ के फादर थे। वो बड़ी ही तेजी के साथ जैंग के पास जाकर पूछने लगे कि बताओ लिन हुआ पर अटैक क्यों हुआ था, कहीं ये तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं थी? अगर ऐसी कोई बात है तो सबसे पहला मैं तुम्हारी ही पिटाई लगाऊंगा। जिस पर जैंग कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे ही बेटे को बचाने आया हूँ, मेरे मास्टर चेनपिंग ने मुझे यहाँ भेजा था, इसलिए अब तुम कोई गड़बड़ मत करना, मैं खुद इस मैटर को हैंडल करूंगा। जिस पर लियार कहने लगे कि अगर एक बाप अपने बेटे की मदद नहीं कर सकता तो फिर वो बाप अपने बेटे को फेस कैसे करेगा? तो जैंग उससे कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ के एल्डर से बात करो, इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी इस फैमिली मैटर में बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहता। और अब वो सुई एकेडमी के एक चेम्बर में जाकर एल्डर शाओडोंग से पूछने लगा कि क्या तुम जानबूझकर मुझे प्रोवोक कर रहे हो? जिस पर शाओडोंग कहने लगे कि तुम एक तो अंदर आकर हमारे एल्डर्स के सामने प्रे करो, या फिर चुपचाप से बाहर खड़े होकर मेरे आने का इंतजार करो, और फिर हम अपने सारे पुराने हिसाब चुकते करेंगे। तो जैंग कहता है कि ना, इस बार मैं कोई लड़ाई नहीं करने वाला, मैं तो यहाँ पर पढ़ाई करने आया हूँ, साथ ही साथ यहाँ की सनशाइन को एंजॉय करके तुम्हारे साथ चेस खेलूंगा। और इसी दरमियान मैं बाओपिंग, लिनहुआ और लिनशुआ को भी गार्ड करूंगा। जो सुनते साथ ही शाओडोंग कहने लगे कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कुत्ता गंदगी खाना नहीं छोड़ता। तो जैंग कहता है ठीक है, तुम्हें अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम चाहो तो इन तस्वीरों से पूछ सकते हो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। वेल यहाँ पर हम मास्टर वेईशांग और सेंट जीशांग की पोर्ट्रेट को देख पाते हैं। शाओडोंग उससे कहते हैं कि इस बार मैं बस हमारे मास्टर और मेरे भाई की वजह से तुम पर भरोसा कर रहा, बस यहाँ पर कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरी एकेडमी को नुकसान पहुँचे। अगर तुमने एक भी गलती करी तो यूँ समझ लो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मगर जैंग को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो मास्टर वेईशांग की पोर्ट्रेट के सामने एक इंसेंस स्टिक जलाते हुए कहने लगा कि आपका ये डिसाइड
डिसाइपल काफी भारी मुश्किल में फंस चुका है। साथ ही आपके चहेते डिसाइपल जीशांग के चहेते डिसाइपल चेनपिंग ने मुझे यहाँ भेजा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बस मुझे 3 राउंड तक की पावर उधार दीजिए ताकि मैं यहाँ के एक बंदे को लाइन पर ला सकूं। हालांकि मास्टर वेशांग ने इंसेंस स्टिक की इशारे की मदद से उसे बता दिया कि ये तो होने से रहा। जो देखते ही जैंग कहने लगा कि आप पता नहीं किस किस्म के मास्टर हो, आपको तो अपने इस डिसाइपल पर जरा भी रहम नहीं आ रहा। खैर मैं तो यहाँ पर बाओपिंग, लिनहुआ और लिनशुआ को प्रोटेक्ट करने आया था। अगर आप मुझे पावर उधार नहीं दोगे तो फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही वहाँ की इंसेंस स्टिक दोबारा से बर्न होने लगी, यानी कि मास्टर वेशांग जैंग को अपनी पावर्स देने के लिए तैयार हुए थे। उस टेम्पल से बाहर आते साथ ही जैंग पर डिवाइन पावर का एक जोरदार फ्लो रिलीज होने लगा। जैंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मास्टर वेशांग ने उसे गोल्डन कोर रेल्म की पावर दे दी। तो कहता है कि मास्टर मैंने तो बेवजह ही दिल में आपको गालियां दी, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपका नाम रोशन करूंगा। जो सुनते साथ ही मास्टर वेशांग ने उसे बिजली का झटका देकर उसका मुंह बंद कर दिया। और अब सीन शिफ्ट होकर हम लिनहुआ को देख पाते जो कि अपनी फैमिली को काफी ज्यादा मिस कर रहा था और रोते हुए बताने लगा कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा ईवल हैं, उन्होंने हम सभी के साथ बुरा किया। और उतने में वो जैंग को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, जिसके बाद वो भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुँच गया। वहीं पर जैंग भी उस रूम में एंटर करते हुए कहने लगा कि मैं जानता हूँ मैंने तुम सभी को सरप्राइज कर दिया। और तभी बाओपिंग सीधे उसकी तरफ भागने लगी, लेकिन वो तो चेनपिंग को ढूंढने गई थी। तो जैंग उसे बताता है कि मेरे मास्टर यहाँ पर नहीं आए, बल्कि उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। जिसके बाद वो लिनहुआ से कहने लगा कि मेरे मास्टर चेनपिंग ने कहा था कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, इनफैक्ट आगे जाकर तुम असली हीरो बनोगे। जिस पर बाओपिंग कहने लगी कि ना, मेरे जूनियर अंकल चेनपिंग कभी ऐसी तारीफें नहीं करते, अगर किसी की तारीफ करनी रही तो वो बस अपना थम्स अप दिखाएंगे। दरअसल वो दूसरों की तारीफ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी सारी तारीफें मेरे लिए हैं। तो जैंग भी उसकी बात से अग्री होते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, मेरे मास्टर चेनपिंग तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो तुम्हारे लिए गोल्डन फिश भी कैच कर ली ताकि तुम्हारे घर वापस आने के बाद वो तुम्हें तोहफे में मिल सके। वैसे तो मेरे मास्टर काफी ज्यादा कंजूस है, लेकिन अगर तुम तीनों की बात की जाए तो तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो सुनते साथ ही बाओपिंग ने इमोशनल होकर रोना शुरू कर दिया। तो जैंग उससे कहता है कि ना बिल्कुल भी रोना मत, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हें चेनपिंग का लेटर मिलेगा, उसमें वो तुम्हें बताएगा कि जैंग एक नंबर का कमीना है और उस पर भरोसा मत करना। लेकिन साथ में वो ये भी बताएंगे कि जैंग ही मुसीबत के वक्त तुम्हें बचाएगा और इसी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि जिसने भी तुम्हें ऑफेंड किया उसे सबक सिखाऊं। हालांकि मेरा सबक सिखाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, मैं उसे इस तरह से टॉर्चर करता हूँ कि उसकी 7 पीढ़ियां भी मुझे याद रख पाए। हम कल्टीवेटर्स कभी भी अपना रिवेंज अधूरा नहीं छोड़ते, जो बदला ले ना पाए वो भला कल्टीवेटर कैसा। अब तुम तीनों की वजह से मेरे मास्टर को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मन लगाकर पढ़ाई करो और बाकी सब कुछ ये जैंग आसानी से हैंडल करेगा। और अब अगले सीन में वो यूलो से प्राइवेटली बात करता है। यहाँ पर वो यूलो से पूछ रहा था कि बताओ तुमने उस चांगिंग के साथ फाइट क्यों की। जिस पर यूलो बताने लगा कि मैंने सिर्फ 2 रीजंस की वजह से उस पर हमला किया। पहला तो ये कि इन लोगों ने डायली के बच्चों को टॉर्चर किया और दूसरा ये कि उसके साथ फाइट करके मैं ब्रेक थ्रू करने की फिराक में था। जिस पर जैंग कहता है कि शायद साइजिंग ने तुम्हारी ये हालत कर दी, मगर अब आगे का सारा मैटर मैं हैंडल करूंगा। वेल यहाँ पर यूलो को लग रहा था कि शायद जैंग उसे पनिश करेगा, लेकिन जैंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट वो अपनी सोड एनर्जी को काफी तेजी के साथ रिलीज करने लगा। जो देख यूलो कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी असली पहचान रिवील हो जाएगी। जिस पर जैंग कहने लगा कि ईवल के साथ फाइट करने के लिए हमें भी ईवल बनना पड़ता, जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। वेल यहाँ पर यूलो को पता था कि जैंग के हर एक एक्शन के पीछे कोई ना कोई रीजन होता। वही दूसरी तरफ जैंग कहने लगा कि चलो अब मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेन करने का वक्त आ चुका है। अरे अब मास्टर साइजिंग को जैंग की आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर उस बुढ़े साइजिंग से मिलने आया हूँ। चल भी साइजिंग, जल्दी से आकर अपने एंसेस्टर के सामने अपना सिर झुका। मैं तेरा पर दादाजी हूँ। टोटल 18 जनरेशन से मैं तुम्हें देखते आ रहा हूँ और आज मैं तुझे फैमिली कोड क्या होता है वो सिखाऊंगा। चलो फिर जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर काफी केयरफुली मेरी बातों को सुनो। और इतना कहते साथ ही जैंग ने अपने गोल्डन ड्रैगन सीधे साइजिंग पर अटैक करने के लिए भेज दिए, मगर साइजिंग ने गुस्से में आकर
पर अपनी जबरदस्त एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन गोल्डन ड्रैगन्स की धज्जियां उड़ा दी। वो गुस्से में पूछने लगा कि कौन है वो कमबख्त जो अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया। जिस पर जैंग कहता है कि मैं यहाँ पर मरने नहीं आया, बल्कि मैं तो तेरा एंसेस्टर हूँ जो कि अपने बिगड़े हुए ग्रैंडसन को लाइन पर लाएगा। जो सुनते साथ ही साइजिंग ने बड़ा ही खतरनाक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। ये हमला इतना ज्यादा भयानक था कि उस पूरी जगह पर तबाही मच गई। इस एक ही स्लैश अटैक में न जाने कितने ही सारे माउंटेन्स तबाह हो गए। साथ ही साथ साइजिंग जैंग से कह रहा था कि तू जो कोई भी है वो जल्दी से मेरे सामने आ जा। और फाइनली जैंग उसके सामने अपीयर हो जाता है। वो साइजिंग से कह रहा था कि कमीने 1 सेकंड के अंदर मेरे पास आ जा, वरना तेरी कोई खैर नहीं। जो सुनते साथ ही साइजिंग ने अपने हजारों लाखों स्पीयर से जैंग पर हमला कर दिया। तो जैंग इस अटैक को काउंटर करने के लिए फटाफट से अपने मिरर आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक शील्ड में फॉर्म होकर साइजिंग के सारे हमलों को डिस्ट्रॉय करने लगा। इसी दरमियान साइजिंग उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भी जैंग ने अपने मिरर की शील्ड फॉर्म कर ली। इनफैक्ट हर जगह पर मिरर की शील्ड फॉर्म हो चुकी थी, जिसके चलते साइजिंग के हजारों लाखों अटैक डिस्ट्रॉय होने लगे। साथ ही साथ उस पूरी जगह पर तबाही मच गई थी। वेल यहाँ पर जैंग उससे कहने लगा कि ना साइजिंग, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। तेरे अटैक से ज्यादा मेरे हाथ चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि तू जल्दी से अपने हाथों से ही खुद को खत्म कर दे। जो सुनते साथ ही साइजिंग ने पीछे हटते हुए उस पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए। हालांकि जैंग के आर्टिफैक्ट के सामने उसकी एक न चली। और अब यहाँ पर जैंग ने भी अपना एक सोर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी मदद से उस साइजिंग पर हजारों लाखों तलवारें रिलीज करने लगा। साथ ही उस साइजिंग से कह रहा था कि तेरी इतनी मजाल कैसी हुई कि तुम मेरे बंदों पर अटैक करे। और यहाँ पर साइजिंग उतनी ही तेज रफ्तार के साथ उन सारी तलवारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो जैंग से कह रहा था कि तेरे पास कोई यूनिक एबिलिटी नहीं जिसके दम पर तू मेरा मुकाबला करे। और उतने में जैंग ने उसके मुंह पर एक लिक्विड फेंका। तो साइजिंग उसे गुस्से में पूछता है कि बता ये क्या था। जिस पर जैंग कहता है कि अरे यार, ये तो तुम्हारे एंसेस्टर का तोहफा है। दरअसल ये मेरी घोड़े की सुसु थी और तुम इसी के लायक हो। सो इस अपमान का बदला लेने के लिए साइजिंग ने वहाँ पर एक स्पीयर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया। वो जैंग से कह रहा था कि ये मत सोच कि एकेडमी के रूल्स को देखकर मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा। जो सुनकर जैंग ने भी अपने एक आर्टिफैक्ट को समन कर लिया। वो कह रहा था ये हुई ना बात, अब तुमने अपने एंसेस्टर को सही से रिस्पेक्ट दी है। जिसके बाद जैंग की गोल्डन स्ट्राइक सीधी जाकर उन स्पीयर्स पर हिट होने लगी। और इसी दरमियान साइजिंग ने सीधे जाकर जैंग पर एक क्लोज अटैक कर दिया। जैंग उससे कहता है अरे वाह, तुम्हारा स्पीयर तो काफी ज्यादा शानदार है। कोई बात नहीं, तुम्हारा एंसेस्टर इसे खुशी से एक्सेप्ट करेगा। तो साइजिंग उससे कहने लगा कि अगर तुझे मेरे स्पीयर पर कब्जा करना है तो सबसे पहला तुझे जिंदा बचना होगा, और मुझे नहीं लगता कि मेरे होते हुए ये पॉसिबल होगा। इतना कहते साथ ही साइजिंग ने अपना स्पीयर सीधे जैंग के आर पार घुसा दिया। मगर हम सभी को पता है कि जैंग कितना ज्यादा करामती है। ये घायल होना भी उसकी एक चाल का ही हिस्सा था। वेल यहाँ पर साइजिंग का स्पीयर सीधे जैंग के आर पार घुस चुका था। तो साइजिंग उससे कहता है कि तुमने अपनी औकात से बाहर बंदे को चुनौती दी। मगर तभी उसे जैंग की दोबारा से आवाज आने लगी। दरअसल साइजिंग ने जिस पर अटैक किया था वो जैंग का एक पपेट है। और फिर जैंग ने अपनी गोल्डन स्ट्रिंग्स का जाल बिछाते हुए साइजिंग को उसमें कैप्चर कर लिया। साथ ही साइजिंग समझ गया कि यहाँ पर जैंग ने एक पोर्सलिन का यूज किया है। उसने वहाँ पर कई सारे फॉर्मेशंस एक्टिवेट किए थे। अगर साइजिंग इसमें से आजाद होने की कोशिश करेगा तो बुरी तरह से घायल हो जाएगा। तो साइजिंग इरिटेट होते हुए जैंग से पूछने लगा कि बता कमीने, आखिर तो है कौन। जिस पर जैंग कह रहा था अरे बाप रे, तुम तो काफी ज्यादा गुस्ताख हो। तुझे तो इतनी भी अकल नहीं कि अपने एंसेस्टर के सामने कैसे पेश आना चाहिए। खैर, मैंने तुझे अपना असली नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू मेरा नाम सुनकर डर के मारे ही मारा जाता। चल दे, अब बेकार से ग्रैंडसन मेरी कविता सुनने के लिए तैयार हो जा। और अब जैंग ने वहाँ मौजूद फॉर्मेशन को ढोल जैसे बजाते हुए अपनी कविता सुनाना शुरू कर दी। मगर उसके ढोल बजाने की वजह से साइजिंग बुरी तरह से घायल हो रहा था। जैंग अपनी कविता के जरिए उसे बता रहा था कि तेरा एंसेस्टर तो अचानक से ही तेरे सामने टपक गया, लेकिन तूने अपने एंसेस्टर का अच्छे से स्वागत नहीं किया। इनफैक्ट स्वागत के बदले तो तूने अपने एंसेस्टर पर अपना स्पीयर उठाया। इसलिए तेरे जैसी वाहियात ग्रैंडसन को सजा तो मिलनी चाहिए। तू तो 10वीं रैंक पर होकर भी छोटे बच्चों को बुली करता, यानी कि तू बेरहम है, कुत्ता है, कमीना है और लूजर भी। और इसी
वजह से तो तेरा एंसेस्टर यहाँ आने पर मजबूर हो गया। वेल गाइस, ये सारी बातें जैंग गाकर सुना रहा था और साथ ही साथ उसने जितनी बार भी उस फॉर्मेशन पर बीट किया उतनी ही बार साइजिंग घायल हुआ, मगर उसने फाइनली जैसे तैसे जैंग की फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था। वो बड़ी ही तेजी के साथ जैंग को गालियां देते हुए आसमान में फ्लाई करने लगा और अब यहाँ पर उसने अपनी स्पीयर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि काफी ज्यादा भयानक थी। तो जैंग ने भी उसका मुकाबला करने के लिए अपने शतरंज के जाल को बिछा लिया। उससे कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, मेरे 2 मास्टर्स है जिन्हें मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके अलावा ना ही मेरे कोई मार्शल ब्रदर्स है और ना ही कोई लड़कियां जो मुझसे मोहब्बत करती हो। अगर मेरे पास कुछ है तो वो है ढेर सारे ट्रेजर्स जो कि तेरी ऐसी की तैसी करने के लिए काफी हो जाएंगे। आज मैं अपने मतलबी ग्रैंडसन को काफी अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जो सुनते साथ ही साइजिंग ने उस पर हमला कर दिया और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एल्डर लियार को देख पाते हैं, जो कि एक बड़ी सी आर्मी के सामने पहुंच चुके थे। वो कहते हैं कि आखिर इस अकेडमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे को हर्ट करे। अब तो इस सुई डायनेस्टी की ऐसी की तैसी, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।